बताओ किन किन लोगों ने अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप अपनी किताब के। रेज योर हैंड। किन्हीं लोगों ने भी नहीं। क्यों? समा, आपने कोशिश किया आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाने के? सर 2 दिन स्लाइड ही नहीं दिख रही थी सर। लाइट नहीं दिखी थी, आप क्लास में बताए नहीं? नहीं सर, मैं बात किया सर आपसे, लेकिन आवाज ही नहीं आ रही थी। ओ, तो मतलब क्या आपको मेरी स्लाइड दिखाई नहीं दी थी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तब? नहीं सर, 2 दिन नहीं दिखे सर। आज स्लाइड दिख रही थी सर। चलिए कोई बात नहीं, अगर अब आगे से जब भी आपको स्लाइड ना दिखे ना और आपकी अगर आवाज मेरे मतलब मुझे नहीं सुनाई दे रही हो तो आप चैट में लिखेंगे तो मुझे दिख जाएगा वो, ठीक है? यस सर। हाँ, किसी भी बच्चे को अगर इन बिटवीन द क्लास मेरी आवाज सुनाई ना दे रही हो, आपको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा हो, तो सपोज मैं बोल रहा हूँ और उस समय आपकी आवाज अगर मुझे नहीं मालूम चल रही है, आप लोग चैट में लिखिए तो चैट मुझे दिख जाएगा, तो समझ जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं फिर उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है? बाकी और कोई बच्चे हैं जो इनको क्लास के दौरान बीच में मेरी बोर्ड वगैरह नहीं दिखाई दे रही थी पिछले एक दो क्लासेस में? ओम? दिखती है सर आपकी स्लाइड। अच्छा, तो हो सकता है कि उसकी मतलब सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, तो मैं बाद में बता दूंगा कैसे करना है। बाकी अगर आज नहीं दिखी समाप्त तो बताना, ठीक है? यस सर। ओके। तो बाकी के बच्चे, आप लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व किए? क्योंकि जी सर। साइमल्टेनियसली अगर आप सॉल्व नहीं करोगे ना, तो फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है उस एक्सरसाइज में। तो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जिस दिन कोई टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस आप सेम डे प्रैक्टिस करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज बाद में दिक्कत आ सकती है आपको। और उसी समय आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि जैसे हम ये टॉपिक खत्म कर दिए, अब अगले चैप्टर पे चले गए, तो फिर आपको वापस इस टॉपिक का पढ़ना पड़ेगा, फिर उस टॉपिक का ही पढ़ना पड़ेगा, तो वो फिर एक साथ बहुत होता जाएगा। दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट कि जो टॉपिक जिस दिन खत्म हो रहा है उसके अगले दिन या एक दिन लगाकर आपको उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं अपने कॉपी में। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसमें हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा था, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ इन्वर्जन। आज हम एक और दूसरा मेथड पढ़ेंगे। सो वी विल सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ रिडक्शन। अब देखो, इस मेथड ऑफ रिडक्शन को समझने के लिए तीन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहला है, व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप इस मेथड को अपना पाओ। क्योंकि इस मेथड में हमारा पर्पस ही यही है कि गिवन मैट्रिक्स को या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका, ये देखो इस डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। देखो, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये सारे, these are called the diagonal elements, A11, A22, A33, A44। तो इस डायगोनल एलिमेंट के अगर नीचे वाले सारे जीरो हैं, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड।
Yes, the board is visible now. Yes, sir. Okay, okay. So हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, तो ऑल दिस एलिमेंट, इस बॉक्स के अंदर जो मैं बॉक्स अभी ड्रॉ कर रहा हूं ना, ऑल दिस एलिमेंट्स आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल। तो इस डायगोनल के नीचे वाले ये जो एलिमेंट है, ये एक ट्रायंगल बना रहा है इस प्रकार से। अगर ये सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 है और ऊपर वाले की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हम इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में एलिमेंट की वैल्यूज हैं, नीचे वाले ट्रायंगल में 0 है, इसलिए इसको हम कहते हैं, इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर जैसे ये देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स जो वो 0 होंगे। ये देखो, ये सारे एलिमेंट्स 0 है ना, और ये एक ट्रायंगल बना रहा है ना, तो जिसमें नीचे वाले ट्रायंगल के वैल्यूज होते हैं, तो जो वैल्यू होंगे हम उसका नाम देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे ऊपर वाले ट्रायंगल में एलिमेंट है, इसको देंगे अपर ट्रायंगुलर। यहाँ पे क्या है, नीचे वाले ट्रायंगल में एलिमेंट की वैल्यूज हैं, तो हम इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी प्रकार से एक थर्ड है, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके केवल और केवल डायगोनल वैल्यू जो होते हैं वो ही नॉन जीरो होते हैं और बाकी सभी वैल्यू 0 होते हैं। सो दिस इज अ डायगोनल वैल्यूज। तो ये सारे एलिमेंट के कुछ कुछ वैल्यूज होंगे, और इस एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 0। और इस प्रकार के मैट्रिक्स होंगे, हम इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये तीनों चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि अपर ट्रायंगुलर किसको कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर किसको कहते हैं, और डायगोनल किसको कहते हैं। देखो, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे अभी जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं ना, मेथड ऑफ रिडक्शन, हमें इसमें ये मेथड यूज करना है। अब देखो, इस मेथड से हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को या फिर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे। सो नाउ अगेन वी स्टार्ट बाय कन्वर्टिंग द लीनियर इक्वेशन into a matrix equation that is ax equals to b। तो जैसे पहले हमने कन्वर्ट किया था ना, तो जो भी हमें इक्वेशन दिया गया है उसको हम ax, a एक मैट्रिक्स, x is another matrix and b is another matrix, हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे ax equals to b। then what we will do, then we will perform a suitable row operation on the matrix a। हमें जो भी एक मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पर इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, so we will get a matrix a, we will get a matrix X and we will get a matrix B। So what we will do, we will perform a row operations on matrix A। हमें रो ऑपरेशन किस प्रकार से परफॉर्म करना है और क्या पर्पस होगा हमारा। So we will use the row transformation on A to reduce the matrix in the upper triangular matrix or the lower triangular matrix or the diagonal matrix। इस तीनों में से किसी एक में हमें कन्वर्ट करना है। हमें जो भी मैट्रिक्स मिला ए, उस मैट्रिक्स में हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं, और रो ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से लगाने हैं ताकि वो मैट्रिक्स या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, या डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब किसी एक में हमें कन्वर्ट करना है। जो भी करना आसान होगा हम उस तरीके को अपनाएंगे। और अगर हम एक बार उसको अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल में किसी एक में से कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे। हाँ, एक और चीज करना है कि जब हम मैट्रिक्स ए पर कोई रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स ए इनटू अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स, वी विल यूज द सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स बी। हम क्या करेंगे, जैसे ax प्लस b इक्वल्स टू b, a इज ए मैट्रिक्स और b इज ऑल्सो मैट्रिक्स, तो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम a पर लगा रहे होंगे, सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन हम b पर भी लगाएंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।
So after this step, we will rewrite the equation in the form of system of linear equation. और जब हम इसको मैट्रिक्स ए को रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज अपर ट्रायंगुलर और द लोअर ट्रायंगुलर और द डायगोनल, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से ए और एक्स को मल्टीप्लाई करके उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। और हम अब जब इक्वेशन लिखेंगे तो वो हमें ऐसे फॉर्म में आएगा कि किसी भी एक इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल रह जाएगा। इसको थियोरेटिकली आपको अभी समझने में समस्या हो रही होगी, हम इसको अभी जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। चलो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर मैं वापस इसको थियोरेटिकली समझाऊंगा। जस्ट वेट करेंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये मेथड हम यूज करेंगे टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब हमें यहां पर दिया गया है टू लीनियर इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज 2x plus 3y equals to 9. Next is y minus x is equals to -2. हमारा सबसे पहला काम क्या है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, ए विल बी इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स किससे बनता है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो पहला एलिमेंट 2 होगा। देन हियर इट इज 3 सो इट विल बी 3। यहाँ पे y के साथ 1 है तो दिस विल बी 1 और x के साथ -1 है, दिस विल बी -1। सो द मैट्रिक्स A इज 2 3 1 -1 और मैट्रिक्स x क्या होगा, दिस विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल दैट इज x एंड y। एंड व्हाट विल बी द मैट्रिक्स B, B इज इक्वल्स टू, जो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में है, दैट इज 9 एंड -2। ये हमें मिल गया, तीन मैट्रिक्स हमें मिल गया गिवन इक्वेशन से। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज AX इक्वल्स टू B। मीन्स अगर हम मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स X को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें B मिलेगा। So now what we will do, we will write matrix A here, that is 2 3 1 -1, and we will write this matrix as X and Y, and this is equals to matrix B, that is my 9 -2। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए क्या पर्पस होना चाहिए, कि वी विल कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स A, दिस इज मैट्रिक्स A एंड दिस इज मैट्रिक्स B, सॉरी X। सो वी विल परफॉर्म सम रो ऑपरेशन टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज मैट्रिक्स B। तो हमें हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए C, दिस इज ए डायगोनल एलिमेंट, so this is a diagonal element। so इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं हम उसको जीरो में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम इस 1 को जीरो हमें कन्वर्ट करना है। इस 1 को जीरो करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, तो हम क्या रो ऑपरेशन परफॉर्म करें ताकि ये जीरो हो जाए। एनीवन, कौन मुझे बताएगा? Just wait a second, we have written something wrong here. ओके ओके, हाँ देखो, हम एक चीज यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म करने में गलती किए हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या किए हैं गलती। जब मैट्रिक्स ए में लिख रहा था देखो, तो मैट्रिक्स ए में जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल होता है, दैट इज एक्स, और जो सेकंड होता है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो देखो पहले इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, सो वी हैव रिटन हियर 2। इन दिस कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 3, सो वी हैव रिटन हियर 3। बट देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी कभी लिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें y पहले है, x बाद में है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमेशा हम यहाँ पे पहले जो वेरिएबल लिखेंगे
उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल हमारा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे हम 2 लिखे हैं विच इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, तो इस इक्वेशन में x कोफिशिएंट क्या है 1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1। एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है वो सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा। सो y हियर इज ओनली y, सो दिस विल बी +1। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो पहले रो में जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सेम पैटर्न आपको अगले रो में भी फॉलो करना है। कहने का मतलब है कि अगर आप पहले x का कोफिशिएंट लिखे हैं तो सेकंड इक्वेशन में भी जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हम पहले कॉलम में लिखना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो गलती होने के चांसेस है कि आप डायरेक्टली जो इक्वेशन लिखा हुआ है अगर उसी को लिख देंगे तो इस प्रकार की गलती हो सकती है। तो इस गलती को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा है कि हम इस इक्वेशन को अगर हम इस प्रकार से लिख लें -x + y इज इक्वल्स टू -2। अब देखो x पहले लिखा हुआ है, y बाद में लिखा हुआ है, और ऊपर वाले इक्वेशन में भी x पहले है और y बाद में है। अब हम इसको यूज करेंगे मैट्रिक्स बनाने के लिए। सो वी विल गेट 2 3 -1 and 1। Now we will write it in the form of ax is equals to b. So here a is 2 3 -1 and 1. This is matrix A. We will multiply it with the matrix x, that is x and y, and this will be equals to 9 - 2. Now अब जो मैंने आपको बताया कि हम इसको ax equals to b के फॉर्म में लिख चुके हैं, अब हम क्या करेंगे तो मैट्रिक्स A के ऊपर कोई रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो ऑपरेशन हम मैट्रिक्स A के ऊपर परफॉर्म करेंगे सेम ऑपरेशन हम मैट्रिक्स B के ऊपर भी परफॉर्म करेंगे। मैट्रिक्स X को एज इट इज रहने देंगे हम। चलो अब हमारा पर्पस क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस एलिमेंट इनटू 0, दैट इज -1। तो सिंपली है, अगर -1 में हम कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करें कि वो भी, या तो इसको पहले हमारे पास 3 ऑपरेशंस होते हैं ना कि RI कैन बी इंटरचेंज, मतलब 2 रो को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, RI इज इंटरचेंज टू RJ। उसके बाद क्या होता है, RI विल बी चेंज टू K इंटू RI, मतलब कोई एक हम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, RI विल चेंज टू RI प्लस K इंटू RJ। इस प्रकार का हम तीनों में से कोई भी एक रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। चलो वही करते हैं, R2 विल बी चेंज टू 2 इंटू R2 प्लस R1। तो देखो 2 इंटू R2 हमने क्यों किया, ताकि ये -2 हो जाए, और -2 + 2 विल बी 0। चलो अब हम ये रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम केवल और केवल R2 को चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 विल रिमेन सेम। सो वी विल गेट 2 3 and now R2 will be changed, that is 2 into R2 plus R1, means 2 into 1 is -2 plus 2, this will be 0, 2 into 1 is 2, 2 plus 3 is 5. So we will get 2 3 5 into x into y is equals to, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी सेम रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। So row 1 will remain same, that is 9. Second row we have to multiply it by 2, 2 into -2, that is -4, -4 plus 9, this will become 5. So matrix B will become 9 5. एक बार अगर ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि यहां हम देख पा रहे हैं, सो दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट, और इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं, दैट इज एक ही एलिमेंट था वो 0 है। सो नाउ दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। So once this matrix is converted into the upper triangular matrix, now we will multiply this equation, that is A and X, which is equals to B. और अब हमें जो लीनियर इक्वेशन मिलेगा हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इस मैट्रिक्स को, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो 2 is multiplied with the x, that is 2x, plus 3 is multiplied by y, that is 3y. Now आप सभी लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना? Again? सर इनका, सर सुमित सर, Yes, ma'am. बच्चों का कहना है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है क्लास में, ऐसा है क्या? योगिता, समा, गुरुदेव, विनय, ये क्लास में आते हैं, इनको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. अब नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई दिस? Okay. दैट्स द प्रॉब्लम. जयेश, विजय, गुरुदेव, समा, ऋतिका, आप बताओ इस जो बच्चे मैं आप बोल रही अपना प्रॉब्लम बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है. और नहीं बताओगे तो फिर क्लास से जा सकते हो, हम ये क्लास कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं सर, समझ में आता है. समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? जी मैम. यस मैम. जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है आप अपनी प्रॉब्लम बताइए. जहां भी आपको समझ में नहीं आए ना, आप माइक ऑन करिए और फिर बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है. एग्जैक्टली क्योंकि बेटा अगर आप बेसिक स्कूल के कोर्स नहीं कर पाओगे, आप इंजीनियरिंग का सोचना भी मत, दूर दूर तक नहीं हो सकता आपका. तो अगर आपको समझ में आ रहा है और आप पार्टिसिपेट करो सर के साथ, सर क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग को टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने में. आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट करो इस क्लासेस में, ये इंपॉर्टेंट है. बेटा पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ नहीं पाओगे आगे, कोई हम जैसा नहीं बैठा हुआ है आपको पढ़ाने के लिए. डेली टाइम पे आकर के हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करो और आप लोग पढ़ो, जेन्युइनली पढ़ो, अपने लिए पढ़ो. बेटा कमा के आप हमें नहीं देने वाले, ना सर को देने वाले हो. अपने ही घर का गरीबी दूर करोगे पढ़ के, और कोई नहीं आने वाला है बचाने के लिए आपको. तो पढ़ लोगे तो खुद ही सेल कर जाओगे इस लाइफ में, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता. आपके पड़ोसी जैसे घूम रहे हैं ना खेतों में, आप भी वैसे ही घूमोगे. सो आई वांट कि जो भी बच्चा यहाँ पे आया है उसको ज्यादा से, इसीलिए हम लोग बेस्ट से बेस्ट टीचर लेके आते हैं ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाए. ओवर टू यू सर. ओके मैम. तो बच्चे जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि इसके मल्टीप्लिकेशन आपको आते हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे बताया करिए कि हाँ सर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मुझे नहीं आता. तो चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पहला हमें एलिमेंट मिल गया, दूसरा एलिमेंट के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे मैंने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो आई हैव गिवन यू द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज फर्स्ट रो. वी विल that is first row is multiplied by the first column, और हम corresponding एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2x प्लस 3 इंटू y. उसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट यहाँ पर क्या आएगा? Who will tell me? 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा. Yes. उसके बाद 5 इंटू वाई प्लस 5 इंटू y. वेरी गुड. हाँ. अब देखो एक और चीज, ये जो पहला जो मैट्रिक्स है दैट इज 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है. यस 2 सर. क्रॉस 2 का मतलब क्या है? 2 रोज एंड 2 कॉलम. ये जो सेकंड मैट्रिक्स है दैट इज 2 क्रॉस 1. तो अगर हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? Who will tell me? 2 क्रॉस 1. यस 2 क्रॉस 1 मतलब 2 रोज होंगे और 1 कॉलम होंगे, और वो एक यही मैट्रिक्स है. मतलब दिस इज ए ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 1, मींस इसमें 2 रोज है और 1 ही कॉलम है. नाउ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स. अब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं. तो अगर इस दोनों मैट्रिक्स को मैं इक्वेट करूं तो क्या इक्वेशन मैं लिख सकता हूं, बताओ? 2x plus 3y equals to 9 and 0 Yes. plus 5y equals to 5. Very good. So 2x plus 3y is equals to 9, and the last equation is 0 plus 5y, means this is equals to 5y, and 5y is equals to 5. अब मैं आपको यही बताया था कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन को लिखेंगे ना, तो हमें एक इक्वेशन ऐसा मिलेगा जिसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, केवल एक ही वेरिएबल रहेगा. तो अब देखो, दिस इज इक्वेशन 1,
दिस इज इक्वेशन 2. सो नाउ अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो यहां से हम आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना. सो y विल बी इक्वल्स टू 5 divided by 5. So this is equals to 1. 1. Now we have got the value of y. We will put the value of y in the equation 1 and we will get the value of x. So अगर हमारा जो पहला इक्वेशन है that is 2x plus 3y और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1. So we will put 3 into 1 is equals to 9. So now we will solve this equation, that is 2x plus 3 is equals to 9. So 2x is equals to, अब 9 को हम 3 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे. So this will be 9 minus 3. Now x is equals to 9 minus 3 is equals to 6 divided by 2. So we will get the value of x equals to 3. So now we have got the value of x and y. So x is equals to 3 and y is equals to 1. और यही हमारा पर्पस था. We have to solve the given system of linear equation to find the value of x and to find the value of y. तो अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए तो क्या अब आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग टू मेथड. वी हैव स्टडीड टू मेथड, दैट इज मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन. तो इसमें Yes, sir. डाउट है, कुछ पूछना है? चलिए तो ऐसा करते हैं, अगर आपको किसी भी बच्चों को कुछ पूछना नहीं है ना, एक क्वेश्चन हम अब 3x3 मैट्रिक्स का सॉल्व करते हैं. क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स था तो केवल हमें एक एलिमेंट को 0 बनाना था. नाउ वी विल सॉल्व अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 वैल्यू और हम उसमें देखते हैं हमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर 3x3 मैट्रिक्स को हम पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे. तो अब मैं इक्वेशन आपके सामने लिखूंगा. आपका काम है कि आप मुझे बताएंगे कि उस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली मैट्रिक्स ए क्या होगा, एक्स क्या होगा और बी क्या होगा. ठीक है? यस सर. और जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वो बच्चे आंसर करेंगे. ठीक है? सो नाउ वी विल सॉल्व द एग्जांपल 2 हियर. तो देखो इस एग्जांपल में हमें 3 इक्वेशंस दिए गए हैं and the equations are x plus 3y plus 3z is equals to 12. Next is x plus 4y plus 4z is equals to 15. मैं एक के नीचे एक इक्वेशन लिख रहा हूं ताकि आपको मैट्रिक्स बनाने में आसानी हो. So x plus 3y plus 4z. तो देखो जब भी आपको इक्वेशंस दिए गए हो ना, आपका सबसे पहला काम है कि इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख लो और इस प्रकार से लिखो कि सारे वेरिएबल जो x के वेरिएबल है वो एक के नीचे एक हो, y के एक साथ होने चाहिए और z के एक साथ होने चाहिए. चलो अब मैं जिन बच्चों से पूछूंगा वो मुझे बताएंगे. नाउ आई वांट समा मुझे बताएगी कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या क्या होगा. 1, यस. नेक्स्ट. 3 यस. और 3. या वेरी गुड. सो दिस इज फर्स्ट रो. नाउ अब मुझे आप में से कौन बताएगा सेकंड रो क्या होगा? गुरुदेव. 1, यस. 4, 4. 4. गुड, वेरी गुड. Who will tell me the third row? ओम बताओ थर्ड रो क्या होगा? ओम, can you hear me? Yes, sir. Yeah, what will be the third row?
बताओ। ओम, थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? जैसे फर्स्ट रो है ना 1 3 3। हाँ बोलो। 1 3 4 यस वेरी गुड, 1 3 एंड 4। 4 गुड। yes sir. सो हमें मैट्रिक्स ए मिल गया। इसी प्रकार से वी विल गेट मैट्रिक्स एक्स। सो नाउ रुतिका विल टेल मी मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगे? बताओ क्या होंगे? यस, तो एक्स वाई जेड को हम रोज में लिखेंगे या कॉलम में लिखेंगे? यस, so we will get x y z as matrix x. Now who will tell me what will be the matrix b? B will be equals to विजय। विजय बताओ, विजय सोनवानी नाम से जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, आप बताइए मैट्रिक्स बी क्या होगा? 12, 15 and 13. गुड, वेरी गुड। ये कॉलम मैट्रिक्स होगा या रो मैट्रिक्स होगा? Column matrix. यस वेरी गुड। सो 12, 15 and 13 and this is a column matrix. So now we have got the matrix A, X and B. तो अब हमारा अगला काम है, we have to write this matrix in the form of A, X equals to B. So this will be 1 3 3 1 4 4 1 3 4. This is matrix A multiplied by X, Y and Z, and this is equals to 12, 15 and 13. इसके बाद हमें क्या करना है, कौन बताएगा मुझे? एक बार हमने मैट्रिक्स को Ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? बताओ जयेश, बताओ अब हमें क्या करना है? रो ऑपरेशन यूज करके जीरो करना पड़ेगा। किसको जीरो करना है? हमें कौन कौन से एलिमेंट को यहाँ पे जीरो करना है? 1 3 एलिमेंट 1 के 1 पोजीशन वाइज बताओ कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, या फिर इस प्रकार कौन कौन से एलिमेंट ऐसे जिसको जीरो करना है हमें? ठीक, अब इसमें क्या है, हमें अपर ट्रायंगुलर बनाना है ना। सो दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट। इस डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट को हमें जीरो करना है। सो वी हैव कन्वर्ट दिस इनटू जीरो, दिस इनटू जीरो एंड दिस इनटू जीरो। तो हमें अब ऑपरेशंस इस प्रकार से बनाने होंगे कि इसको हमें या तो जीरो करना है, दूसरा दो तीन ऑप्शन आपके पास है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स, विच एवर इज पॉसिबल। आप उसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, बाकी एलिमेंट्स को जीरो रहने, मतलब नॉन जीरो रहने दीजिए। आपके बुक में इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया गया है, बट ये एक एग्जांपल मैं आपके लिए रहने देता हूं। आई विल कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो वो कैसे होगा। तो हमें एक चीज देखते हैं हम, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जो है ना वो फर्स्ट रो का सेम एलिमेंट है। इस दोनों को जीरो बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम R1, और इस एलिमेंट को भी अगर हमें जीरो बनाना है तो फर्स्ट रो से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जीरो बन जाएगा। तो सिंपली हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज R2 विल चेंज टू R2 माइनस R1। अगर हम ये करते हैं हमारा ये पहला 1 जीरो हो जाएगा। सेकेंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, R3 विल चेंज टू R3 माइनस R1। सिंपल हमें ये करना है। अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देखो ये क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है या नहीं। देखो अब हम आगे चेंज करके लिखते हैं। तो नाउ फर्स्ट रो, देखो हम यहाँ पे चेंज किस किस पे कर रहे हैं,
R2 पे कर रहे हैं और R3 पे कर रहे हैं। तो R2 और R3 के अलावा क्या बच गया? R1. R1 will remain same. So this will be 1, 3 and 3. R2 will change. वो कैसे होगा? R2 minus R1 means सेकेंड रो में से हम फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 minus 1 this will be 0. 4 minus 3 1. 4 minus 3 again 1. थर्ड रो will also change. कैसे चेंज होगा? R3 minus R1. तो थर्ड रो को हमें फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट करना है। So this will be R3 is 1, this is 1. So 1 minus 1 will be 0. This is 3, this is also 3. So 3 minus 3 will be 0. This is 4 and this is 3. 4 minus 3 will be 1. So now we have got this matrix. This is X, Y and Z. Equals to, अब मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम मैट्रिक्स ए पर लगाएंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम मैट्रिक्स बी पर भी लगाएंगे। सो नाउ इन दिस मैट्रिक्स R1 विल रिमेन सेम, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। R2 विल चेंज, R2 विल चेंज हाउ? R2 minus R1, that is 15 minus 12. 15 minus 12 will be equals to 3. Same, R3 will change, R3 minus R1 means 13 minus 12. 13 minus 12 is equals to 1. So we have got this matrix. अब देखो, अब हम देख पा रहे हैं कि हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है, now this matrix is a upper triangular matrix. तो आपको अगर तीनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स मिल गया तो आप इसका सॉल्यूशन अब आगे लिख सकते हो। वो कैसे? देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। We will multiply the matrix A and matrix X और हम इसको इक्वेट करेंगे B से। तो हमें देखो एक वेरिएबल ऐसा मिलेगा जो हमें डायरेक्ट उसका वैल्यू मिल जाएगा। So if I multiply the first row to get the first element into the first column, चलो अब आप में से मुझे समा आप बताओ, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा पहला एलिमेंट क्या होगा? बताओ। हम जब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको किससे मल्टीप्लाई करके सम करेंगे? 1 and 3 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x। यस, तो 1 into x will be x, उसके बाद प्लस 3 into y। यस, सो प्लस इंटू वाई। देखो हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे एलिमेंट को कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे एलिमेंट को कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर 1 into x, 3 into y and plus again 3 into z। ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया। चलो दूसरा एलिमेंट कौन बताएगा? सर हाँ बोलो। सर अगर हमने मतलब लास्ट रो से शुरुआत की तो हमें z इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, जिससे हमें मतलब आसानी होगी फाइंड करने में। हाँ, तो वही मैं अभी पहले मल्टीप्लाई करके ना हम तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। एक बार तीनों इक्वेशन लिख लेंगे उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला हमें इक्वेशन मिल जाएगा क्या? दिस इज इक्वल्स टू 12। नाउ the second equation will be, we will multiply the second row with this column, so we will get 0 into x, this will be 0, plus 1 into y, so this will be y, plus 1 into z। अब मैं एक सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो y plus z, this will be equals to this second element, that is 3। now if I multiply the last row, then 0 into x will be 0, plus 0 into y will be 0, plus z, this will be equals to 1।
तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके पहले तीनों इक्वेशन लिख लेना। एक बार आप तीनों इक्वेशन लिख लिए तो अब यहां सॉल्व करना आसान हो जाए। क्यों? देखो लास्ट वाले इक्वेशन में केवल z है, बाकी तो दोनों जीरो है। सो हियर वी कैन राइट z इज इक्वल्स टू 1। अगर हमें यहां से z की वैल्यू मिल गई, देखो ऊपर वाले इक्वेशन में केवल y प्लस z है, तो हम क्या करेंगे, z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2 and this is equation 3. So now put the value of z, put z equals to 1 in equation 2. तो क्या हो जाएगा, y plus z, z is equals to 1, so y plus 1 is equals to 3. So from here we will get y is equals to 3 minus 1, that is equals to 2. So now we have the value of z and we have the value of y. So now we will put the value of x, z and y in equation 1. So put z equals to 1 and y equals to 2 in equation 1. देखो इक्वेशन 1 क्या है, x plus 3y plus 3z. So x plus 3y, so 3 into y is equals to 2. So 3 into 2 plus 3 into z. Z is equals to 1. So 3 into 1. And this is equals to how much? 12. So this will be equals to 12. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. So we will get the value of x, that is x plus 6 plus 3 is equals to 12. Or 6 plus 3 is 9. So x is equals to 12 minus 9. We will get it equals to 3. So now we have got all the three values, that is x is equals to 3, y is equals to 2 and z is equals to 1. तो इस प्रकार से आपको गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में आपको कहाँ लग रहा है कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है? Anyone? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप में से, अच्छा मुझे आप ये बताइए कि आप में से किन किन बच्चों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है, कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो कैसे होगा, किन किन बच्चों को वो नहीं आता है? ओके, विजय एंड जयस, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है अच्छे से? Yes sir. Yes, sir. ओके, अब ऐसे बच्चे हैंड रेज करिए जिनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। रुतिका? सर आता है मुझे। आता है। समा, आपको आता है? सर नंबर से वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं वो ही ना? हाँ हाँ, नहीं, इस प्रकार से अगर मैं आपको दो मैट्रिक्स दूं और बोलूं कि मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, इफ आई राइट अ मैट्रिक्स लाइक दिस A B C D E F G H Y, सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं मल्टीप्लाई, सॉरी G H I Y नहीं, मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय X Y एंड Z, तो चलो समा आप मुझे बताओ कि इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसे मिलेगा? A into Z, no sorry sir, A into X यस, plus B into B into Y यस plus C into Z। यस, उसके बाद सर सेकंड D into X। अच्छा, तो D into X, ये जो एलिमेंट तुम बता रही हो वो कहाँ होगा, सेकंड रो में होगा या सेकंड कॉलम में होगा? सर सेकंड कॉलम में। नो, देखो अच्छा Second एक चीज और, ये मैं बताता हूँ कि दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 1। अब मुझे ये बताओ कि अगर इस दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 1। यस। तो कभी भी आप दो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका लास्ट एलिमेंट, ये जो नंबर होंगे ना, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1, मतलब इसमें 3 रोज होंगे, एक कॉलम होगा। तो कॉलम तो एक ही होगा, तो दिस इज फर्स्ट रो हो गया। सो नाउ रुतिका कंटिन्यू बताओ कि सेकंड रो का एलिमेंट क्या क्या होगा? dx यस, dx plus प्लस ey ey plus प्लस fz fz। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? gx यस, gx plus hy plus hz। यस, वेरी गुड। तो इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे हमारा बहुत यूज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा ना, तो आप ये इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। तो देखो अब मुझे ये बताओ कि ये मैट्रिक्स चैप्टर आज खत्म हो गया, तो आप में से किन किन बच्चों को मैट्रिक्स चैप्टर अब तक समझ में पूरी तरह आ गया, मतलब आपको जब जो भी हमने क्लास में पढ़ाया है वो समझ में आपको आया है? ओके, जयस, विजय, रुतिका। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। तो सारे एक्सरसाइज सॉल्व हो पा रहे हैं या फिर उसमें कुछ डाउट होता है, क्या कैसे होता है बताओ? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है? अगर नहीं है तो हम इसको और किसी और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। है सर। है तो सॉल्व मैं करते हुए आपसे डाउट ये, हुआ तो बता देंगे। क्या जैस बोलो, फिर से बोलो। सॉल्व करते हुए डाउट हुआ तो बता देंगे सर आपको। हाँ, वेरी गुड। तो जब आप ना जिस क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूं उसके जस्ट बाद आप उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ताकि उस प्रॉब्लम को आप अगली क्लास में पूछ सको, है ना? जी सर। गुड। तो हम इस टॉपिक के सभी कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आपका ये लास्ट कंसेप्ट था कि टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन यूजिंग द टू मेथड। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी आपको डायरेक्ट इक्वेशन दिए जाएंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको उसके वर्ड फॉर्म में कुछ सिचुएशन दिए जाएंगे और आपका पहला काम होगा कि उस एक क्वेश्चन से इक्वेशन बनाना और फिर उस इक्वेशन को हम जो दो मेथड पढ़े हैं उस मेथड की तरीके से सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उस कंडीशन को यूज करते हुए आपको एक इक्वेशन बनाना है। अब देखो वो कैसे बनाएंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 books and 6 notebook is 34 and the cost of 3 books and 4 notebooks is 31। तो इसको यूज करते हुए हमें एक इक्वेशन बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, बुक है और नोटबुक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा कि एक बुक का जो कॉस्ट है दैट इज ₹X और एक नोटबुक का जो कॉस्ट है दैट इज ₹Y। अगर हमें ये पता चल गया एक बुक का कॉस्ट X है और एक नोटबुक का कॉस्ट Y है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 2 books and 6 notebook। एक बुक का कॉस्ट अगर X है तो 2 बुक्स का क्या हो जाएगा, 2X। 2 बुक्स का कॉस्ट हो जाएगा 2X एंड 6 नोटबुक है तो 6 नोटबुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 6Y। अब हमें दिया गया है कि इस दोनों का जो कंबाइंड कॉस्ट है दैट इज 34 मींस 2X प्लस 6Y इज इक्वल्स टू 34। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है,
3 बुक्स एंड 4 नोटबुक्स। तो उसी प्रकार से 3 बुक्स के कॉस्ट क्या हो जाएंगे? दिस विल बी 3x एंड 4 नोटबुक, 4 नोटबुक हो जाएंगे 4y। सो वी विल गेट इक्वेशन। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? 3 बुक्स एंड 4 नोटबुक्स के जो टोटल कॉस्ट है दैट इज ₹31। सो वी विल गेट 3x plus 4y is equals to 31. Now you have got two equation, that is linear equation. अब आप दो मेथड आप पढ़े हैं, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को यूज करके आप इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही हमारा क्वेश्चन है। तो ये आप अगली क्लास में आने से पहले आप अपने एक्सरसाइज 2.3 ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। 2.3 में देखो यही सब है, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग रिडक्शन मेथड, और बाकी जो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन उसी प्रकार के हैं जो अभी लास्ट में मैंने बताया ना कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स एंड सॉल्व द मैट्रिक्स यूजिंग द गिवन मेथड। अगर कोई पर्टिकुलर मेथड मेंशन किया हुआ आपके क्वेश्चन में, आप वो मेथड यूज करेंगे। अगर नहीं किया हुआ है तो जो मेथड आपको सबसे आसान लगता है, यू विल यूज दैट मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 2 दैट इज मैट्रिक्स। तो मैं चाहता हूं अगली क्लास में आने से पहले आप लोग चैप्टर 2 के सभी एक्सरसाइज एंड सभी एग्जाम्पल क्वेश्चन को अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करेंगे। यस सर। तो आप में से किसी बच्चे को कुछ पूछना है या फिर कुछ डाउट है या फिर कुछ बताना है कि इस चैप्टर में आपको कैसा लगा? चैप्टर आसान लगा, चैप्टर समझ में आया, नहीं आया, बताइए। समझ में आया सर। ओके गुड। बाकी लोग? एक और चीज, आप लोग क्लास में रेगुलर आया करिए। एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास में आओगे तो चूंकि हम सारी क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो आपको अगर पहली क्लास में आप नहीं आए हो, अगली क्लास में आपको समझने में परेशानी होगी। तो इसलिए आप लोग टाइम पर आइए और रेगुलर सभी क्लासेस में आइए। सो थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास के लिए हम इतना ही। अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे